नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल DS एकेडमी में। मैं डॉक्टर सुदेश कांतेजा आपके लिए लेकर चल रही हूँ TCT PCT हिंदी का संपूर्ण क्रैश कोर्स, वो भी निःशुल्क। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपने चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो जितना हो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए। जो भी आपके पास पब्लिकली प्लेटफॉर्म है आप उस पर शेयर कर सकते हैं। जो भी कैंडिडेट हमसे नए जुड़ रहे हैं, तैयारी को बेहतर करना चाहते हैं, आगामी आने वाली परीक्षाओं में अपनी एक सीट सुनिश्चित करना चाहते हैं, तो उनकी सुविधा के लिए प्लेलिस्ट बनाई गई है। आप प्लेलिस्ट में जाके शुरू से क्लासेस देखेंगे तो बहुत अच्छी आपकी तैयारी हो जाएगी। इसी के साथ में जो कैंडिडेट हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन होना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप उसमें ज्वाइन हो सकते हैं। उद्देश्य मात्र इतना रहता है कि जिस रचनाकार विशेष को हम पढ़ रहे हैं उसके संबंध में आलोचकों के कथन या उनकी जो काव्य की पंक्तियाँ होती हैं या उपन्यास नाटक से संबंधित, वो हम PDF रूप में आपको हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से प्रोवाइड कराते हैं। इतना मात्र उद्देश्य है। इसी के साथ में आप की से शिकायत यही है कि आप क्लास को लाइक नहीं करते। और देखिए, जब आप क्लास लेने के लिए आते हो तो आप क्लास को लाइक कीजिए। क्लास लेने के बाद में जो भी आपको उचित लगता है वो आप कमेंट कीजिए। इसी के साथ हमने आपके लिए एक टेस्ट श्रृंखला शुरू की है, जैसा कि हम बता रहे थे। तो टेस्ट श्रृंखला, जो भी लोग टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना चाहते हैं वो डिस्क्रिप्शन में दिए गए कॉन्टेक्ट नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसमें कि आपको 50 टेस्ट पेपर एक साथ नहीं मिलेंगे। प्रति सप्ताह 2 टेस्ट पेपर आपको दिए जा रहे हैं और ये टेस्ट पेपर आपको परीक्षाओं से पहले कंप्लीट करा लिए जाएंगे। यदि परीक्षा आपकी नज़दीक आ जाती है, हम पूरा नहीं करा पाएंगे तो भी सपोज़ मानिए कुछ ही टेस्ट पेपर होते हैं तो हम समय निर्धारित करके आपको पूरे टेस्ट पेपर कराएंगे परीक्षाओं से कम 10 से 15 दिन पहले, ठीक है। और वो जो टेस्ट सीरीज है वो पेड है, जिसका आपको 500 रुपये शुल्क देना होगा। प्रति टेस्ट पेपर यदि आप निकालेंगे तो आपको 10 रुपये मात्र पड़ रहा है, जिसमें अगर आप प्रश्नों की संख्या देखेंगे तो 6250 प्रश्न, 6250 प्रश्न हम आपको दे रहे हैं। उसी के साथ में उनसे संबंधित जो कोई प्रश्न होता है, नवीन प्रश्न होता है, तो वो भी हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप, जो प्राइवेट ग्रुप आपको बनाया गया है, उस व्हाट्सएप ग्रुप में हम आपको प्रोवाइड करा देते हैं, ठीक है। तो जो भी कैंडिडेट ज्वाइन होना चाहते हैं वो डिस्क्रिप्शन में दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर हम क्लास के अंत में आपको बता देंगे, ठीक है। चलिए, आज हम बात करेंगे आधुनिक काल के भी तीसरे चरण में। तीसरे चरण की बात है कि भारतेंदु युग, द्विवेदी युग हम कंप्लीट कर चुके हैं। इसी के साथ में आज हम प्रवेश कर रहे हैं छायावाद में। कई बार क्या होता है कि छायावाद समझ ही नहीं पाते कि क्या है। इसमें प्रकृति के उस वर्णन की बात की गई है जो रहस्य में है। कहीं कहीं पे किसी कवि में तो स्पष्ट झलक जाता है, जैसे कि आप देखेंगे सुमित्रानंदन पंत, उनके काव्य में स्पष्ट झलक जाता है। उसके बाद में अगर आप देखेंगे थोड़ा सा तो जयशंकर प्रसाद के काव्य में भी झलकता है, लेकिन उसमें द्वंद्व बना रहता है कि प्रकृति है कि मानवीय है, मानवीय है कि प्रकृति है। महादेवी वर्मा की यदि बात करेंगे तो उनके काव्य में एक रहस्य छिपा रहता है। समझ ही नहीं आता कि किसके विषय में बात कही जा रही है। एकदम से गुप्त रह के बात की जा रही है। जो प्रतीक है वो एकदम गुप्त है, दिखाई नहीं देता, जबकि पंत जी ने सीधे सीधे कहा है। और इसी के साथ में जब आप निराला को देखेंगे तो उसमें तो उनमें रहस्यवादिता और जो कहे कि एक आधार पे उनका साहित्य नहीं टिका हुआ रहा है। काव्य की यदि बात करें तो एक काव्य प्रवृत्ति विशेष पर उनका काव्य नहीं है, विविधता है उनके काव्य में, ठीक है। तो इन सब तथ्यों से हम आगे रूबरू होंगे। तो बात कर लेते हैं आज छायावाद की। चलिए देखते हैं, समय ना व्यर्थ करते हुए, छायावादी युग। छायावाद की जो समय सीमा है, देखिए अलग अलग आलोचकों ने अलग अलग मानी है। वैसे मुख्यतः जो मानी जाती है 1918 से 1936 ईस्वी, इसका समय माना जाता है छायावाद युग का, ठीक है। डॉक्टर नगेंद्र ने 1918 से 1938 ईस्वी इसका समय माना है। बात कर लेते हैं पहले नंबर पे 1918 से 1936 जो मानने का जो तर्क है वो क्या है। 1918 में जयशंकर प्रसाद जी की रचना आती है झरना, ठीक है। झरना का जो प्रकाशन वर्ष है, झरना काव्य संग्रह, तो ये 1918 है। इससे भी माना जाता है, जैसा कि शुक्ल जी मानते हैं, ठीक है। इसी के बाद में बात करें तो 1936 में एक आपने नाम सुना होगा आपका प्रगतिशील लेखक संघ या प्रगतिशील लेखक अधिवेशन। ये आपके लखनऊ में हुआ था 1936 में। तो ये जब शुरू हुआ था, इसकी अध्यक्षता मुंशी प्रेमचंद जी ने की थी। तो ये जब शुरू हुआ था तो माना जाता है कि यहाँ पे अब अंत हो गया है। अब यहाँ से प्रगतिशील जो तथ्य हैं उनकी अधिकता होने लगी है, यानी कि छायावाद का अब समय यहाँ पे समाप्त हुआ।
इसीलिए ये जो 2 तर्क दिए हैं 1918 और 1936 ये शुक्ल जी के अनुसार है। 1918 जो मानी गई है वो झरना के प्रकाशन वर्ष से, यानी कि झरना में जो है वो छायावादी काव्य में रचनाएं उनकी अधिक है। उसमें जैसे कि प्रकृति, रहस्यवादिता, आलम्बन, वैयक्तिकता, इन तत्वों की अधिकता है, इसीलिए वहाँ से छायावाद की शुरुआत मानी गई है। अंत की बात करें तो प्रगतिशील लेखक जो अधिवेशन हुआ था लेखक संघ का, उससे मानी गई है। जब प्रगतिशील लेखक में उसमें पहुँचेंगे तब हम प्रगतिशील लेखक क्या है 1936 के बाद हम इसको पढ़ेंगे। अभी इतनी ही चर्चा करते हैं, ज़्यादा नहीं। बात कर लेते हैं डॉक्टर नगेंद्र ने 1918, मानना इनका भी झरना के प्रकाशन से ही है। जब झरना काव्य संकलन का प्रकाशन हुआ था तभी से 1918 से इन्होंने भी माना है, लेकिन ये 1938 तक ले गए। 1938 में इनका ले जाने का उद्देश्य ये था कि युगांत एक रचना आई थी, युगांत पंत जी की है, सुमित्रानंदन पंत की। तो युगांत यानी कि एक युग का अंत। उस युगांत काव्य संकलन में, जो सुमित्रानंदन पंत का काव्य संकलन था, उसमें छायावाद से संबंधित जिन रचनाओं का एक क्रम चल रहा था उनका कहीं ना कहीं अंत होना शुरू हो गया था, और वहाँ से प्रगतिशील, नव प्रगतिशील, प्रयोगवादी, इस तरह की कविताओं का उसमें मिश्रण होने लगा था। इसीलिए नाम से भी प्रतीत होता है युगांत, यानी कि एक युग का अंत। तो आप मान सकते हैं किससे, युगांत से। किसका अंत हुआ है, छायावाद का। ठीक है, तो ये समय की बाध्यता है, क्या क्या समय थे। बात कर लेते हैं द्विवेदी आगे, कि द्विवेदी युग की इतिवृत्त प्रधान, गद्याभास देने वाली और बहिर्मुखी स्थूल कविताओं की प्रतिक्रिया स्वरूप छायावाद का आविर्भाव हुआ, यानी कि उसका जन्म हुआ। यह काव्य मुक्ति तथा स्वतंत्रता का काव्य रहा है। देखिए यहाँ से प्रश्न बनेगा। अब ये वाले जो तथ्य हैं ये तो आपके कई बार पूछे जा चुके हैं, आप इतिवृत्त और बहिर्मुखी इन सब शब्दों से परिचित हो चुके हैं, लेकिन यहाँ से प्रश्न आपको नवीन देगा कि हिंदी काव्य का वह कौन सा काव्य है जिसमें मुक्ति तथा स्वतंत्रता का, जिसे मुक्ति एवं स्वतंत्रता का काव्य कहा गया है। तो ये है आपका छायावाद। स्वतंत्रता का काव्य इसलिए भी कह सकते हैं क्योंकि निराला जी ने आपके मुक्तक छंद जैसे उसका प्रयोग किया था, तो मुक्ति। बात कर लेते हैं द्विवेदी युग की इतिवृत्त प्रधान। इतिवृत्त प्रधान जो काव्य शैली थी उससे आगे बढ़ने का प्रयास किया गया है इसमें। साथ में गद्य आवाज देने वाली, द्विवेदी युग में हमने देखा है कि रचनाएं जो थी खड़ी बोली में थी, ब्रज में थी लेकिन अधिकता नहीं थी। और जो खड़ी बोली से संबंधित जो कविताएं थी, जो रचनाएं थी, वो ऐसा लगता था उनको पढ़ते हुए जैसे कि हम किसी गद्य को पढ़ रहे हैं, कहानी को, उपन्यास को या कथा को पढ़ रहे हैं, एक काव्य को नहीं पढ़ रहे हैं। जैसे कि हमने भारतेंदु युग में देखा है कि भारतेंदु युग में जो कविताएं थी वो एक लय में थी, लेकिन यहाँ पे द्विवेदी युग में एकदम से खड़ी बोली आई तो थोड़ा सा परिवर्तन ऐसा लगा। तो गद्य का आभास देने वाली और बहिर्मुखी स्थूल कविता, बहिर्मुखी क्योंकि अनेक मुख हो गए थे वहाँ पे आके, खड़ी बोली अलग हो गई थी, राष्ट्रीय चेतना अलग हो गई थी। हालांकि यहाँ पे भी हमें राष्ट्रीय चेतना मिलेगी लेकिन उतनी देखने को नहीं मिलेगी जितना भारतेंदु युग और द्विवेदी युग में देखने को मिलेगी। कविताओं की प्रतिक्रिया स्वरूप यानी कि उनको उनके विरोध में प्रतिक्रिया स्वरूप छायावाद का आविर्भाव हुआ, यानी कि छायावाद का जन्म हुआ। यह काव्य मुक्ति तथा स्वतंत्रता का काव्य था। इसमें हर व्यक्ति स्वतंत्र होना चाहता है। आप यदि देखेंगे तो अगर हमने एक शुरू से हम बताते हुए आते हैं कि जब भी आप किसी को किसी काल विशेष के जब निर्णय करना हो, उसकी विशेष प्रवृत्तियों का अगर निर्णय करना हो, तब आप एक जो उस समय की महत्वपूर्ण रचना होगी आप उसका निरीक्षण, आप उसके संक्षेपीकरण कीजिए उस तत्वों के साथ में। यदि आप आदिकाल की बात करेंगे तो आदिकाल में वीरगाथा काल में पृथ्वीराज रासो वगैरह और भी अन्य रचनाएं हैं, आप उनकी परिपाटी को कर सकते हैं। लौकिक गद्य में पहुंचेंगे तो लौकिक में भारतेंदु, द्विवेदी, भक्ति काल, रीति काल में भी हमने यही सब आपको बताया था। अब अगर यहाँ पे बात करें, यह काव्य मुक्ति तथा स्वतंत्रता का काव्य रहा है, या इस काव्य को मुक्ति तथा स्वतंत्रता का काव्य कहा गया है। किसको? छायावाद युग का जो काव्य है। अब मुक्ति और स्वतंत्रता की यदि हम बात करें तो कामायनी, आप सभी परिचित हैं उससे, हाई इंटर में तो आपने सभी ने पढ़ा ही होगा, श्रद्धा सर्ग। अगर भूल भी गए हो तो भी आप फिर से पढ़िएगा क्योंकि बहुत अच्छा काव्य है और इसके बिना छायावाद अधूरा है। देखिए, जो भी कोई विशेष प्रवृत्तियों की रचनाएं होती हैं उनके बिना कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ काव्य अधूरा है। जैसे कि अगर आपने उपन्यास पढ़ रहे हैं, अगर आपने गोदान नहीं पढ़ा है तो आप लगेगा कि आपको कुछ ना कुछ अधूरा छूटा है। वही चीज़ यहाँ पे आती है। तब आप देखेंगे कि जो कामायनी है उसमें श्रद्धा, मनु, इड़ा
मानव कुमार, इन सब में कहीं ना कहीं मुक्ति और स्वतंत्रता है। मनु स्वतंत्र होना चाहता है, लेकिन होता किससे चाहता है? हालांकि कामायनी एक प्रतीकात्मक काव्य है, एक मानव की प्रतिक्रियाओं के स्वरूप जल प्रलय की उसमें कथा है। जब हम कामायनी पे चर्चा करेंगे एक विशेष वीडियो में, पेपर से पहले तब उसमें हम आपको पूरा विस्तार से बताएंगे। तो वहाँ पे दिखाया गया है कि कैसे आप मुक्ति चाहते हो एक दूसरे से, ठीक है, कैसे स्वतंत्र होना आप चाहते हो। कहाँ तो पहले प्रलय थी, उसके बाद मनु मिल जाती हैं, मनु को श्रद्धा मिल जाती हैं, तो उनको लगता है कि हाँ ठीक है, ये श्रद्धा को मनु मिल जाते हैं तो लगता है कि हाँ कुछ जीवन में है। उसके बाद में वो मनु जो है श्रद्धा से थोड़ा सा मुक्ति चाहते हैं। फिर उनका संवाद इड़ा उनको मिलती है, इड़ा से भी फिर वो मुक्ति का प्रयास करते हैं। तो ये सब चीज़ें उसमें मुक्ति और स्वतंत्रता यहाँ पे चलती है। आप देखेंगे निराला के काव्य में, पंत जी के काव्य में, सभी में आपको ये झलक देखने को मिल जाएंगी। चलिए आगे बात करते हैं। छायावाद शब्द का प्रथम लिखित प्रयोग मुकुटधर पांडे ने, किसने किया था? मुकुटधर पांडे ने। किस शब्द का? छायावाद शब्द का। कब? 1920 ईस्वी में इन्होंने श्री शारदा पत्रिका, कौन सी पत्रिका थी? श्री शारदा पत्रिका, जो जबलपुर से प्रकाशित होती, में एक लेख भेजा था। क्या था? हिंदी में छायावाद शीर्षक से लिखे गए 4 निबंधों में किया था। इन्होंने ये लेख भेजते थे किस में? श्री शारदा पत्रिका में। किस नाम से? हिंदी में छायावाद। और कितने लेख भेजे थे? 4 लेख। और उसमें छायावाद शीर्षक से लिखे थे और 4 निबंधों में छायावाद शब्द का प्रयोग किया था। मुकुटधर पांडे ने अपने लेखों में छायावाद की 5 विशेषताएं दी हैं। कौन कौन सी विशेषताएं दी हैं? वैयक्तिकता, स्वातंत्र्य चेतना, रहस्यवादिता, ये भी है इस काव्य की प्रवृत्ति, शैलीगत वैशिष्ट्य, ये भी प्रवृत्ति है, और अस्पष्टता। स्पष्ट तो कुछ होता ही नहीं है। छायावाद में कुछ स्पष्ट हुआ है? नहीं हो पाता। चलिए आगे बात कर लेते हैं। मुकुटधर पांडे की एक कविता 1920 सरस्वती के जुलाई अंक में कुररी के प्रति छायावाद की पहली कविता मानी जाती है। छायावाद की पहली कविता कौन सी मानी जाती है? तो मुकुटधर पांडे की सरस्वती 1920 के जुलाई अंक में प्रकाशित हुई थी, कुररी के प्रति। इसको छायावाद की पहली कविता माना जाता है। सरस्वती में 1920 ईस्वी में सुशील कुमार का एक संवादात्मक लेख, हिंदी में छायावाद। अभी तक आप बात कर रहे थे मुकुटधर पांडे की हिंदी में छायावाद, लेकिन यहाँ पे सुशील कुमार जी का भी एक लेख है, संवादात्मक लेख। क्या है? हिंदी में छायावाद, जो सरस्वती के 1920 के अंक में छपा था। वो किस में छपा था? हिंदी में छायावाद मुकुटधर पांडे का श्री शारदा पत्रिका में, लेकिन यहाँ पे सुशील कुमार का छपा था, प्रकाशित हुआ था हिंदी में छायावाद सरस्वती पत्रिका के 1920 में छपा। इसमें सुशीला देवी, हरि किशोर बाबू, पंत, सुमित्रानंदन पंत, चित्रकार राम नरेश जोशी ने हिस्सा लिया था। यानी कि ये जो संवादात्मक लेख था, इसमें 4 लोगों के बीच में, 5 लोगों के बीच में संवाद हुआ था। कौन कौन थे? आपकी सुशीला देवी थी, उसी के साथ में हरि किशोर बाबू, सुमित्रानंदन पंत, और एक साथ में चित्रकार भी हैं राम नरेश जोशी। इन तीनों ने हिस्सा लिया था इस संवादात्मक लेख में। बात कर लेते हैं आगे, महत्वपूर्ण है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने 1927 ईस्वी के सरस्वती के अंक में सुकवि किंकर, उपनाम है महावीर प्रसाद द्विवेदी का, सुकवि किंकर नाम से आजकल के हिंदी कवि और कविता लेख। तो ये किससे संबंधित था लेख? पहली बात तो प्रश्न बनेगा, आजकल के हिंदी कवि और कविता किसका लेख है? महावीर प्रसाद द्विवेदी का। किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ? सरस्वती में। कब हुआ? तो ये 1927 में हुआ। आप ध्यान रखिएगा, कभी आप सोचे कि इनका कार्यकाल तो 1920 तक ही रहा था, तो भाई कार्यकाल 20 में समाप्त हो गया था, लेकिन पत्रिका में लेख तो प्रकाशित करवा ही सकते हैं। तो ये, और किस नाम से था? तो सुकवि किंकर के नाम से था। आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे देखते हैं, थोड़ा सा विस्तृत रहेगी क्लास। चलिए आगे देखते हैं, बात कर लेते हैं इसमें आपके छायावाद के प्रवर्तक। छायावाद के प्रवर्तक में बात करें तो पहले नंबर पे हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने किसको माना है? तो ये आपके मैथिली मुकुटधर पांडे
मुकुटधर पांडे और साथ में मैथिली शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त दोनों को मानते हैं। ठीक है, नंद दुलारे वाजपेयी जी की बात कर ले दूसरे नंबर पे, नंद दुलारे वाजपेयी, इनकी बात करें तो इन्होंने माना है सुमित्रा नंदन पंत जी को, सुमित्रा नंदन पंत। तीसरे नंबर पे यदि बात करें तो गणपति चंद्रगुप्त, गणपति चंद्रगुप्त व इला चंद्र जोशी, इला चंद्र जोशी जी ने किसको माना है? तो इन्होंने माना है जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद। इसी के साथ में बात कर लें तो प्रभाकर माचवे जी की, प्रभाकर माचवे, या इन्हीं के साथ में आते हैं विनय मोहन शर्मा, विनय मोहन शर्मा। इनकी यदि बात करें तो इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी जी को, सब अलग ही अलग चल रहे हैं भाई, माखनलाल चतुर्वेदी जी को छायावाद का प्रवर्तक माना है। इसी के साथ में यदि हम बात करें आपकी, तो बात कर लेते हैं छायावाद के संबंध में प्रमुख परिभाषाएं। छायावाद के संबंध में कुछ परिभाषाएं या प्रमुख परिभाषाएं आप लिख लीजिएगा, परिभाषाएं जो थोड़ी सी महत्वपूर्ण है देख लेते हैं। पहले नंबर पे हैं डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर नगेंद्र जी की बात करें तो इनकी पहली है कि छायावाद महत्वपूर्ण है, प्रश्न बन चुका है, छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। इसको तो आप रट ही लीजिएगा, ये छोटी छोटी जो परिभाषाएं हैं इनको नहीं भूलना है आपको। दूसरा है छायावाद जीवन के प्रति, दूसरी है छायावाद जीवन के प्रति विशिष्ट भावात्मक दृष्टिकोण है, के प्रति विशिष्ट भावात्मक दृष्टिकोण है। ये दोनों जो परिभाषाएं हैं ये जैसे डॉक्टर नगेंद्र जी द्वारा दी गई हैं। आगे बात कर लेते हैं गंगा प्रसाद पांडे। गंगा प्रसाद पांडे जी की यदि बात करें तो इन्होंने कहा है कि छायावाद वस्तुवाद और रहस्यवाद के बीच की कड़ी है, के बीच की कड़ी है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं डॉक्टर रामकुमार वर्मा। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ये क्या कह रहे हैं कि जब परमात्मा की छाया आत्मा में, जब परमात्मा की छाया आत्मा में, आत्मा की छाया परमात्मा में पड़ने लगती है तभी छायावाद की सृष्टि होती है, तभी छायावाद की सृष्टि होती है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं डॉक्टर नामवर सिंह की। अगला कथन, डॉक्टर नामवर सिंह महत्वपूर्ण आलोचक हैं। छायावाद वस्तुतः कई काव्य प्रवृत्तियों का सामूहिक नाम है, ठीक है, आगे बात कर लेते हैं
महादेवी वर्मा, महादेवी वर्मा की यदि बात करें तो वो कहती हैं कि छायावाद तत्वतः है, छायावाद तत्वतः प्रकृति के बीच, बहुत महत्वपूर्ण है, प्रश्न बन चुका है, प्रकृति के बीच जीवन का उद्गीत है, के बीच जीवन का उद्गीत है, जिसका मूल सर्वात्मवाद है। आगे बात कर लेते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की यदि बात करें तो वो कहते हैं कि छायावाद कोई विचारधारा नहीं, छायावाद कोई विचारधारा नहीं, कोई विचारधारा नहीं, अपितु वास्तविक अनुभूतियों को रहस्य रूप में प्रकट करने की एक कला है। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे देखते हैं। चलिए छायावाद के प्रवर्तक के संबंध में बात कर लेते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल बहुत महत्वपूर्ण आलोचक हैं। इन्होंने मुकुटधर पांडे और मैथिली शरण गुप्त दोनों को छायावाद का प्रवर्तक माना है। या तो सीधे सीधे एक ही विकल्प में देगा कि मैथिली शरण गुप्त होंगे या आपके मुकुटधर पांडे होंगे। नंदुलारे वाजपेयी की बात करें तो इन्होंने सुमित्रा नंदन पंत को माना है, ये भी महत्वपूर्ण है। गणपति चंद्र गुप्त व इला चंद्र जोशी ने जयशंकर प्रसाद को माना है। प्रश्न बनेगा कि जयशंकर प्रसाद को छायावाद का प्रवर्तक मानने वालों में सही कथन है, या कूट में प्रश्न रखा मिलेगा आपको, वहाँ पे गणपति चंद्र गुप्त और इला चंद्र जोशी दोनों रहेंगे, फिर किसी एक कूट में दोनों विकल्प सही होंगे। प्रभाकर माचवे और विनय मोहन शर्मा की बात करें तो इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी जी को छायावाद का प्रवर्तक स्वीकार किया है। बहुत ज़्यादा इसमें समझाने का औचित्य नहीं है, आगे बढ़ते हैं। छायावाद के संबंध में कुछ परिभाषाएं देख लेते हैं। डॉक्टर नगेंद्र क्या कहते हैं कि छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है, यानी कि जो छायावाद है वो स्थूल के प्रति और भी स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है, यानी कि स्थूल तो है ही, स्थूल यानी कि कुछ छोटा है, उसके बाद भी वो और भी सूक्ष्म का वर्णन है। यानी कि जब आप देखेंगे कि सुमित्रा नंदन पंत की किसी पंक्ति को आप देखेंगे तो उसमें कैसे शब्दों के भीतर भी शब्दों के अर्थ निकलते चले जाते हैं। इसलिए इन्होंने कहा है कि छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। बहुत महत्वपूर्ण है, प्रश्न बन चुका है। दूसरी परिभाषा डॉक्टर नगेंद्र की ही है कि छायावाद जीवन के प्रति विशिष्ट भावात्मक दृष्टिकोण है। जो छायावाद है वो जीवन के प्रति विशिष्ट भावात्मक दृष्टिकोण है। ये कथन किसका है? डॉक्टर नगेंद्र का। गंगा प्रसाद पांडे जी की बात करते हैं तो वो कहते हैं कि छायावाद जो है वस्तुवाद और रहस्यवाद के बीच की कड़ी है। वस्तुवाद और रहस्यवाद यानी कि उपमेय उपमान के बीच की कड़ी छायावाद है। ये कौन कह रहे हैं? आपके गंगा प्रसाद पांडे जी। बात कर लेते हैं डॉक्टर रामकुमार वर्मा की, तो इनके विपरीत में है कि जब परमात्मा की छाया आत्मा में और आत्मा की छाया परमात्मा में पड़ने लगती है तभी छायावाद की सृष्टि होती है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं डॉक्टर नामवर सिंह की। डॉक्टर नामवर सिंह कहते हैं कि छायावाद वस्तुतः कई काव्य प्रवृत्तियों का सामूहिक नाम है। छायावाद जो है वो कई जो काव्य प्रवृत्तियां हैं उनका सामूहिक नाम है। महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि छायावाद तत्वतः प्रकृति के बीच जीवन का उद्गीत है। इनकी रहस्यात्मक शब्दावली से आप इनके कथन को पकड़ जाएंगे, जिसका मूल सर्वात्मवाद है। किसने कहा है? महादेवी वर्मा ने। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी कहते हैं कि छायावाद कोई विचारधारा नहीं अपितु वास्तविक अनुभूतियों को रहस्य रूप में प्रकट करने की एक कला है। यानी कि छायावाद जो है वो एक विचारधारा नहीं है। छायावाद है कि जो
आपकी वास्तविक अनुभूतियां हैं उनको रहस्य रूप में किस तरह से आप प्रकट कर सकते हैं, इसी को प्रकट करने के नाम को ही छायावाद कहते हैं। आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे देखते हैं। चलिए देखिए, अगर कोई यहाँ से परिभाषा छूट जाती है तो वो आपको PDF में दे दी जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। थोड़ी सी बात करते हैं जयशंकर प्रसाद की। जयशंकर प्रसाद की यदि बात करें तो ये कहते हैं कि जब वेदना के आधार पर स्वानुभूतिमयी अभिव्यक्ति होने लगी तब हिंदी में उसे छायावाद के नाम से अभिहित किया जाने लगा। देखिए, लिखाने के लिए यहाँ पे और भी बहुत सारे कथन लिखा देंगे, लेकिन अभी औचित्य मात्र इतना ही है। छायावाद को खड़ी बोली का स्वर्ण युग, छायावाद को खड़ी बोली का स्वर्ण युग मुंशी प्रेमचंद ने कहा था। मुंशी प्रेमचंद ने कहा था। आगे बात कर लेते हैं। जागरण पत्र को छायावाद का घोर समर्थक पत्र माना जाता है। जागरण पत्र को छायावाद का घोर समर्थक पत्र माना जाता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। छायावाद की प्रमुख काव्य प्रवृत्तियां। बात कर लेते हैं छायावाद का आलोचकों द्वारा किया गया नामकरण। आलोचकों द्वारा किया गया नामकरण महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि किस आलोचक ने किस नाम से छायावाद को पुकारा है वो देख लेते हैं। पहले नंबर पे बात करते हैं रहस्यवाद। ये किया है मुकुटधर पांडे ने, मुकुटधर पांडे। दूसरे नंबर पे बात करते हैं अन्योक्तिवाद। अन्योक्तिवाद किसने कहा है तो महावीर प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। तीसरे नंबर पर बात कर लेते हैं रहस्यवाद। रहस्यवाद के साथ ही में है माधुर्य, मधुचर्या या शैलीगत विद्रोह। ये जो नाम लिया है ये लिया है आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने नाम लिया है। आगे बात कर लेते हैं फोर्थ नंबर पर अस्पष्टतावाद। अस्पष्टतावाद और इस शब्द का प्रयोग किया है सुशील कुमार ने, सुशील कुमार जी ने इसका प्रयोग किया है। फिफ्थ नंबर पे बात कर लेते हैं स्वच्छंदतावाद।
स्वच्छंदतावाद शब्द का प्रयोग की बात करें तो डॉक्टर बच्चन सिंह, और डॉक्टर बच्चन सिंह के साथ ही में हैं डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। इसी के साथ में बात करते हैं सौंदर्य की छाया। सौंदर्य की छाया। सौंदर्य की छाया के संबंध में यदि बात करें तो सुमित्रानंदन पंत। सुमित्रानंदन पंत। 7वें नंबर पे बात करें तो आपकी स्वानुभूति का चित्रण, ये किसने कहा है स्वानुभूति का चित्रण छायावाद को? तो ये कहा है आपका महादेवी वर्मा जी ने। महादेवी वर्मा। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे देखते हैं। चलिए, जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं, उनका कथन थोड़ा सा महत्वपूर्ण है कि जब वेदना के आधार पर स्वानुभूतिमयी अभिव्यक्ति होने लगे तब हिंदी में उसे छायावाद के नाम से अभिहित किया जाने लगा। यानी कि जब जो हमारी जो वेदना थी वो एक स्वानुभूतिमयी जब बाहर प्रकट होती है तो उसको छायावाद कहा। ऐसी कथन किसने दिया है? तो आपके जयशंकर प्रसाद जी ने। छायावाद को खड़ी बोली का स्वर्ण युग किसने कहा है? ये अब देखिए, पहली बात तो ये हो सकता है कि मुंशी प्रेमचंद ने खड़ी बोली का स्वर्ण युग किसको कहा है? अब देखिए, अब आप भ्रमित हो जाएंगे। भ्रमित क्यों होंगे आप? भ्रमित होने का आपका कारण है क्यों? क्योंकि जो द्विवेदी युग अगर विकल्प में रहेगा तो आप सबसे पहले कहेंगे अरे भाई सबसे सरल प्रश्न आया था। बोले कौन सा? बोले मुंशी प्रेमचंद ने खड़ी बोली का स्वर्ण युग किसको कहा है? अब आप विकल्प में वहाँ पे भारतेंदु युग भी होगा, द्विवेदी युग भी होगा, छायावादी युग भी होगा, प्रगति या प्रयोग में से छायावादोत्तर समय भी होगा। तब आप वहाँ पे द्विवेदी युग बड़े आसान से आप लगा के आएंगे, आपको लगेगा बहुत सरल प्रश्न था। लेकिन वही सरल प्रश्न कब कठिन हो जाता है? जब आप नहीं पढ़े होते हैं। ठीक है, तो किसको कहा है? जयशंकर आपका क्षमा कीजिए, मुंशी प्रेमचंद ने स्वर्ण युग खड़ी बोली का, तो छायावाद को महत्वपूर्ण है। ठीक है, जागरण पत्र को छायावाद का घोर समर्थक पत्र माना जाता है। आगे बात कर लेते हैं। छायावाद का आलोचकों द्वारा किया गया नामकरण रहस्यवाद। छायावाद को रहस्यवाद किसने कहा है? मुकुटधर पांडे ने। अन्योक्तिवाद किसने कहा है? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। रहस्यवाद, मधुचर्या और शैलीगत विद्रोह किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। यहाँ पे अगर रहस्यवाद आप हटा भी देते हैं तो बाकी के दोनों आप ध्यान रखने हैं। अगर ये विकल्प में मुकुटधर पांडे नहीं रहते हैं तो फिर शुक्ल जी यहाँ पे सही होगा। अस्पष्टतावाद की बात करें तो सुशील कुमार ने इस शब्द का प्रयोग किया है छायावाद के संबंध में। स्वच्छंदतावाद का अगर बात करें तो छायावाद को स्वच्छंदतावाद किसने कहा है? तो डॉक्टर बच्चन सिंह और डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त दोनों ने। बात कर ले सौंदर्य की छाया। छायावाद को किसने कहा है? तो सुमित्रानंदन पंत जी ने कहा है। और स्वानुभूति का चित्रण या स्वानुभूति का चित्र छायावाद को किसने कहा है? तो आपकी महादेवी वर्मा जी ने कहा है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे देखते हैं। छायावाद का जो अंतिम पड़ाव रहेगा हमारा वो है विशेषताएं। जो काव्य प्रवृत्तियां हैं, प्रमुख प्रवृत्तियां हैं, उनको देखते हैं। चलिए, छायावाद की प्रमुख प्रवृत्तियां। छायावाद की प्रमुख प्रवृत्तियां। पहले नंबर पे बात करें तो वैयक्तिकता की प्रधानता। दूसरे नंबर पे बात करें तो प्रेम भावना। ये प्रेम भावना जो है यहाँ पे मर्यादित है, मर्यादित। ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं है। आप किसी भी उसमें काव्य में देखेंगे। नारी चित्रण। नारी चित्रण के बाद में यदि बात करें 4th नंबर पे तो राष्ट्रीय एवं देश प्रेम। राष्ट्रीय एवं देश प्रेम, इसी के साथ में चलती है एक काव्यधारा देश प्रेम, उसको भी पढ़ेंगे। 5th नंबर पे यदि बात करें 5th नंबर पे यदि बात करें तो प्रकृति प्रेम, इस काव्य में ज़्यादा मिला है। मानवता। 7वें नंबर पे बात करें तो करुणा की भावना। करुणा की भावना वो हर काव्य में रही है। 8वें नंबर पे बात करें तो लाक्षणिकता।
इस काव्य की बहुत महत्वपूर्ण विशेष प्रवृत्ति है और लाक्षणिकता की प्रधानता में यदि बात करें तो जयशंकर प्रसाद का काव्य यहाँ पे मुखर होता है। 9वें नंबर पे बात करें तो ध्वन्यात्मकता। 10वें नंबर पे यदि बात करें तो 10वें नंबर पे आपका पलायनवाद। 11वें नंबर पे यदि बात करें तो प्रतीकों का प्रयोग। प्रतीकों का प्रयोग। और 12वें नंबर पे यदि बात करें तो समन्वयवाद। समन्वयवाद भी इस काव्य की विशेष प्रवृत्ति रही है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि ये अंतिम आपका पड़ाव है इस टॉपिक का। बात कर लेते हैं काव्य प्रवृत्तियां जो चल रही थी। व्यक्तिकता की प्रधानता। देखिए यहाँ पे व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है, व्यक्तिगत है, उसको बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया है। बात कर लेते हैं प्रेम भावना। यहाँ जो छायावादी काव्य प्रवृत्ति में यदि आप बात करेंगे तो जो प्रेम भावना है वो मर्यादित है। आप चाहे देखिए, आप यहाँ पे रीतिकालीन जो प्रेम प्रधानता आप देखेंगे या आदिकालीन आप देखेंगे वो यहाँ पे नहीं है। रीतिकाल में आपने देखा था कि एक तरीके से दरबारी थी, ठीक है, चाटुकारिता में थी, लेकिन यहाँ पे जो प्रेम भावना है, भक्ति काल में आप देखेंगे तो कृष्ण राधा के प्रति प्रेम था, ईश्वर के प्रति प्रेम था। तो प्रेम भावना हर काव्य में पाई गई है, चाहे आप आदिकाल की बात करें, भक्ति काल की बात करें या रीतिकाल की बात करें, लेकिन यहाँ पर जो प्रेम भावना है वो मर्यादित है। जैसे कि आप देखेंगे निराला है, महादेवी वर्मा है। महादेवी वर्मा एक अज्ञात अप्रीतम से प्रेम करती हैं, लेकिन वो एक मर्यादाओं में रह के ही अपना काव्य रचती हैं। ठीक है, विलासिता यहाँ पे नहीं है। विलासिता यदि है तो वो रीतिकाल में है। नारी चित्रण की बात करें तो नारी चित्रण की यहाँ पे अधिकता रही है। ठीक है, नारी उत्थान भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा कवियों ने किया है। ठीक है, यदि नारी चित्रण की बात करें तो कामायनी तो है ही नारी चित्रण विषयक, नारी पर आधारित ही काव्य है। बात कर लेते हैं राष्ट्रीय एवं देश प्रेम। राष्ट्रीय देश प्रेम से संबंधित अगर कोई अछूता रहा है साहित्य तो वो आदिकालीन साहित्य है, और उसके बाद में थोड़ा सा राष्ट्र के प्रति समर्पित होना शुरू हो गया था, लेकिन भारतेंदु युग से पूर्ण रूप से ये प्रचलित हो जाता है। बात कर लेते हैं, क्योंकि इस समय अंग्रेजों के और जो बाकी के आंदोलन चल रहे थे 1918 से 1936 के बीच में, वो जब आंदोलन चल रहे थे तो कवियों ने देशभक्ति परक, राष्ट्रभक्ति परक भी कविताएं लिखी थी, रचनाएं लिखी थी। तो इसीलिए राष्ट्रीय एवं देश प्रेम यहाँ पे मुखरित होता है। प्रकृति प्रेम, यहाँ पर छायावाद में प्रकृति से अधिक लगाव कवियों का देखा गया है, चाहे वो जयशंकर प्रसाद हो, महादेवी वर्मा हो, सुमित्रानंदन पंत तो प्रकृति के सुकुमार ही हैं, और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हों। मानवता को ही यहाँ पर मुख्य रूप से चित्रित किया गया है। ठीक है, करुणा की भावना महादेवी वर्मा के काव्य में प्रमुखता से झलकती है। लाक्षणिकता की प्रधानता आप देखेंगे तो आपके जयशंकर प्रसाद के काव्य में, सुमित्रानंदन पंत के काव्य में, आपके जो निराला जी हैं उनके काव्य में मुखरित होती है। ध्वन्यात्मकता तो हर किसी के काव्य में है। पलायनवाद, यहाँ पे पलायन जो किया गया है वो बंधन से किया गया है, स्वतंत्रता से किया, मतलब अस्वतंत्रता से किया गया, यानी कि स्वतंत्रता की ओर बढ़ने की ओर पलायन किया गया है। प्रतीकों का प्रयोग छायावादी काव्य की प्रमुख विशेष प्रवृत्ति है। बिंब हैं, प्रतीक हैं, इनका तो भरपूर प्रयोग जो है छायावाद में मिला है। बिंब हम लिखे नहीं है, आप खुद से लिख लीजिएगा। समन्वयवाद, देखिए समन्वय कैसे है? समन्वय ऐसे है कि जब देखिए आप समन्वय का मतलब होता है कि दो विपरीत विचारधाराओं, विपरीत जो प्रवृत्तियां होती हैं उनको जब एक जगह मिलाया जाता है तो वो समन्वय होता है। आप देख रहे हैं तुलसीदास जी को जब हम पढ़ के आए थे हमने तब भी समन्वय बताया था, उससे पहले आदिकाल में भी कहीं कुछ तथ्यों में समन्वयवाद आया था, हम उसको भी समझाए थे। यहाँ पे फिर से आपको समझा देते हैं। यहाँ पे जो समन्वय है वो कई विचारधाराएं हैं उनका तो है ही, काव्य प्रवृत्तियां हैं उनका भी है, क्योंकि आप देखेंगे कि एक पड़ाव के अनुसार कवि अपने में बदलाव करता चला जाता है। सुमित्रानंदन पंत हैं, पहले कुछ लिख रहे थे, फिर आगे नव मानवतावादी, फिर प्रगतिशील, प्रयोग युग चेतनावादी, इस तरीके से उनका काव्य विभाजित है। लेकिन यहाँ पे जो समन्वय है वो समन्वय है, आप देखेंगे कि जैसे जयशंकर प्रसाद की कामायनी को हम लें तो वहाँ पे ईड़ा, मनु, श्रद्धा, तो इन तीनों में समन्वय भी होता है।
श्रद्धा इड़ा से कहती हैं कि तुम कैसे इन पे विश्वास कर सकती हो, तुमने कैसे इनको चुन लिया, क्योंकि जब ये अपनी पत्नी को, जो पहली प्रेमिका है, पहली पत्नी है, श्रद्धा है, उसको छोड़ सकते तो कल तुम्हें भी छोड़ सकते। और ये वास्तविकता भी है, ये वास्तविकता भी है, लेकिन इसको कोई समझ नहीं पाता है। तो समन्वयवाद यहाँ पे मिलता है। निराला के काव्य में आप देखेंगे राम की शक्ति पूजा समन्वयवाद का बहुत अच्छा उदाहरण है। ठीक है, तो ये था आपका छायावाद, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। छायावाद की जो विशेष प्रवृत्तियाँ थी, अब हमारा छायावाद यहाँ से शुरू चलने लगेगा। छायावाद, नामकरण, विशेष प्रवृत्तियाँ और किसने क्या कोटेशन दी है, क्या परिभाषा दी है, वो सब हम देख चुके हैं। आलोचक ने किस किस नाम से छायावाद को परिभाषित किया है, ये भी सब हमने देख लिया है। देखिए, हम कहते नहीं हैं कि हम बहुत डीपली आपको दे रहे हैं, बहुत विस्तृत हम आपको दे रहे हैं, ऐसा हम कहते नहीं हैं। जो हमसे पढ़ रहे हैं उनको खुद से अनुमान लग रहा होगा कि आपको बिना 1 रुपये भी खर्च किए आपको पूरी क्लासेस मिल रही हैं, और अगर हमको रोकना होता या आपसे पे करना होता तो हम पहले ही कर लिए होते। इसीलिए हम कह रहे हैं कि जो भी कैंडिडेट हमारी टेस्ट सीरीज से ज्वाइन होना चाहते हैं, तो आप देखेंगे कि यहाँ से जो बचा हुआ, यहाँ पे किस तरह से प्रश्न बन सकते हैं, इन सबका निचोड़ आपको टेस्ट सीरीज में देखने को मिल जाएगा। जो भी कैंडिडेट हमारी टेस्ट सीरीज से ज्वाइन होना चाहते हैं, 9568802463 इस पे आप कॉल कर सकते हैं। और 50 टेस्ट पेपर आपको दिए जा रहे हैं। 50 टेस्ट पेपर। शुल्क की यदि बात करें तो बहुत ज़्यादा नहीं है, आपको लग रहा होगा 500 रुपये है। मुझे पता है कि कैंडिडेट जो पढ़ते हैं वो किस तरह से अरेंज करते हैं। और इसी के साथ में यदि आप देखेंगे, देखिए आप ही का लाभ है। प्रति टेस्ट पेपर की यदि बात करेंगे तो आपको 10 रुपये पड़ रहा है। ठीक है, 10 रुपये और 125 प्रश्न आपको मिल रहे हैं। अगर 50 टेस्ट पेपर का आप कुल प्रश्न निकालेंगे तो कुल प्रश्न में 6250 प्रश्न, यानी कि 6250 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। और ये 6250 प्रश्न ही नहीं है, इनके जो उत्तर रहेंगे उनसे भी आपकी तैयारी और विस्तृत होगी। ठीक है, तो जो भी ज्वाइन होना चाहते हैं 9568802463 पे कॉल कर सकते हैं और आप ज्वाइन हो जाइए। यकीनन आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। परीक्षा के पैटर्न से आप पहले रूबरू हो जाएंगे। संस्कृत साहित्य, संस्कृत व्याकरण, काव्य शास्त्र और भाषा विज्ञान, बाकी कथा साहित्य, काव्य, सबसे कैसे प्रश्न बनाए जा सकते हैं इन नवीन तथ्यों को देखते हुए, तो इन सब चीज़ों पे आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा और आप पहले से ही तैयार हो जाएंगे। तो चलिए, जो भी कैंडिडेट एडमिशन लेना चाहते हैं, रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं, मतलब टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं। प्रति सप्ताह आपको 2 टेस्ट पेपर दिए जाते हैं, बीच में 3 दिन का 2 दिन का गैप रहता है, ताकि आप संपूर्ण साहित्य के टॉपिक टू टॉपिकों को आप फिर से तैयार कर सको। सुबह टेस्ट पेपर दिया जाता है, शाम को उत्तर कुंजी दी जाती है और उसके 2 घंटे बाद आपका व्हाट्सएप चैट ओपन की जाती है। वो इसलिए ताकि आपकी जो समस्याएं हैं, आपको कहीं कोई सुझाव लेना है तो आप ले सकते हैं। ठीक है, या किसी प्रश्न में आपको दुविधा है, कोई नया तथ्य आपको मिला है, आपको उसको जानना है, तो भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इतनी फ्रीडम हमने आपको दे रखी है, जहाँ की जो फ्रीडम आपको कहीं अन्यत्र नहीं मिलेंगी। आप प्रैक्टिस सेट ले लेंगे। देखिए, आपको लगता होगा कि हाँ हम महंगा दे रही हैं, हाँ ठीक है, आपको लग रहा है, क्योंकि जबकि प्रति टेस्ट पेपर 10 रुपये है, तो ये टाइपिंग चार्ज भी आपसे नहीं लिया जा रहा है। ठीक है, क्योंकि मुझे तो टाइपिंग चार्ज और भी ज़्यादा देना पड़ रहा है। इसी के साथ में जब आप देखेंगे कि प्रैक्टिस सेट यदि आप ले लेंगे, आपको लगेगा कि इतना महंगा लेने से क्या अच्छा है कि कोई प्रैक्टिस सेट ले लेते हैं, तो प्रैक्टिस सेट में जो त्रुटियां होती हैं उनसे आप परिचित नहीं हो पाएंगे। लेकिन यहाँ पे जब आप देखेंगे कि कुछ कैंडिडेट और भी जुड़े हुए हैं, हो सकता है किसी प्रश्न को हमारी स्मृति से कोई विकल्प छूट जाता है या थोड़ा सा बी की जगह सी हो जाता है, तो आप हमसे जब चर्चा करेंगे तब हम आपको बताएंगे कि हाँ वास्तविकता में ये सही है, या इसके विपरीत में जो और विकल्प थे उनका ये सही है। यदि आप हमसे लेना चाहेंगे तो वो भी हम आपको देते हैं। तो जो भी कैंडिडेट टेस्ट सीरीज से ज्वाइन होना चाहते हैं, तो इस नंबर पे कॉल करके आप इंक्वायरी ले सकते हैं और साथ में टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं, क्योंकि अभी समय है, अभी देर नहीं हुई है, अभी जागे नहीं हो तो जाग जाइए, तैयारी को और बेहतर कीजिए। देखिए, जब आप टेस्ट पेपर दोगे, आपका आंकड़ा कम रहेगा, तब आप और भी लालायित होकर आप तैयारी करेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ में अभी की क्लास यहीं तक है। मिलते हैं अगली क्लास में। बहुत दमदार धमाकेदार क्लास होगी, वो होगी जयशंकर प्रसाद जी की, जिनको समग्र रूप से हम यहाँ पे देखेंगे। उनके नाटक भी, उपन्यास भी, कहानियाँ भी, कहानी संग्रह भी, सबको हम यहीं पे देखेंगे। तो ठीक है, अगली क्लास की आप इंतज़ार कीजिए। जयशंकर प्रसाद जी अगली क्लास में मिलेंगे हम जयशंकर प्रसाद जी के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।